डिस्कस किया था पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंस के बारे में कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो दो स्टेट जनरेट हो रही है, दो स्पिन स्टेट जनरेट हो रही है, उन दोनों के बीच में पॉपुलेशन डिफरेंस जनरेट हो कि अगर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो लोअर स्टेट्स के अंदर ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू हायर स्टेट्स, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो देने के लिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखा था हमने कि ये दो स्टेट जो जनरेट हुई हमारे पास अल्फा एंड बीटा, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो अगर हम लिखेंगे वो लिखेंगे ई एन नोट, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ई रेज़ टू पावर e1 बाय kBt, एंड n2 जो अपर स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखेंगे वो लिखेंगे e2 बाय kBt। और जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस अगर हम डेल्टा ई लिखे तो दोनों स्टेट्स की जो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा n2 बाई n1 e रेज़ टू पावर माइनस डेल्टा ई बाई kBt। यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो क्रिएट होना चाहिए, और उस पॉपुलेशन डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इस का जो एनर्जी गैप है वो इंक्रीज करते हैं, और एनर्जी गैप इंक्रीज करने का मतलब है कि हमने क्या इंक्रीज किया कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज की, या जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो हम इंक्रीज करते हैं। तो जैसे जैसे हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंस है वो ज्यादा होता जाएगा, और यहाँ पे जितना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी का डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा यहाँ से ट्रांजिशन पॉसिबल है लोअर स्टेट टू हाईएस्ट स्टेट, और जितनी ट्रांजिशन होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब उससे आगे जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है केमिकल शिफ्ट और जो शील्डिंग्स है वो, कि एनएमआर सिग्नल आया, वो सिग्नल स्ट्रॉन्ग आएगा, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। अब उसके लिए हम किसी न किसी एक पैरामीटर को तो डिफाइन करेंगे, और जो पैरामीटर्स होता है वही हमारा क्या होता है केमिकल शिफ्ट होता है। तो अब हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करें यहाँ से, कि अभी तक हमने बात की है पूरा का पूरा हम सिर्फ डिस्कस करते आ रहे सिर्फ एक न्यूक्लियस के बारे में, कि मान लो हमने एग्जांपल लेते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूक्लियस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाते हैं। तो वहाँ से वो जैसे हम रेडिएशन उसको देते हैं तो न्यूक्लिया या वो स्पिन करके अगर वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वहाँ से वो फ्लिप करके जो उसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड चली जाती है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है कि अगर सिर्फ प्रोटॉन्स मॉलिक्यूल्स है तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस होगा, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होगा। अब उसका वहाँ पे क्या रोल है, जो इलेक्ट्रॉन्स है स्पेशली जो आउटर सेल के अंदर है या फिर जो बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मूव कर रहे होते हैं, और वो अगर मूव करेंगे तो वो एक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के अगर हम उसे रखेंगे तो वो एक करंट प्रोड्यूस करते हैं, और उस करंट को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक करंट। डायमैग्नेटिक करंट। अब हमें ये भी पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं, जब भी किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो एक अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। और ये चीज़ हमने वहाँ भी देखी थी जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि किस तरीके से अगर न्यूक्लियस अगर इस डायरेक्शन के अंदर स्पिन कर रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होगा और साउथ पोल है वो नीचे की तरफ होगा। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट करेगी। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया है बी नोट, और यहाँ पे ये मेरा अगर मैं न्यूक्लियस लेके चलता हूँ तो इसके सराउंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अगर हम बनाते हैं तो ये अगर मैं जो ब्लैक पॉइंट से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पॉइंट अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर जो पोजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
या फिर जिसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा, जस्ट क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में होगा। यानी कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में होगा। तो ये अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अगर इसकी ड्रा करता हूँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन के अपोजिट में होगी। तो ये एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस कंसेप्ट को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, उसका अगर नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है, साउथ पोल नीचे की तरफ है, तो इसकी स्पिन अगर इस साइड हो रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, तो नेगेटिव करंट है वो इस तरीके से मूव करेगा। उस केस में ये जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, नॉर्थ पोल नीचे की तरफ और साउथ पोल ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये एक हमारा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे ये बी नोट है, ये बी इंड्यूस्ड है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या होगा कि इसके इफेक्ट को ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो कम कर रहा है। पूरा तो कम नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। ये जो है ये कम होगा, वीक होगा, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ इसके इफेक्ट को कम करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो ये जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर ये बी नोट है, ये पूरा का पूरा अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये इसका जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आएगा, कम आएगा। तो इससे मेरा मतलब ये हो गया कि ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड से, कि नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। प्रोटेक्ट करने का मतलब हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कवरिंग करना, जिसे हम अगर केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री डेफिनेशन में अगर हम बात करते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं शील्ड। तो इसे हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक शील्डिंग। ये हमारा होता है डायमैग्नेटिक शील्डिंग, या फिर जिसे हम बोल देते हैं सिंपली शील्डिंग बोल देते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर मेरे पास डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन का मतलब यहां पे हो गया कि डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट होगा, तो वो जिसका एक डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट है, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे ये चीज लेके चलूं, ये CH3, ये CH3, ये CH, ये CH2, ये CH3, ओके, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रोटॉन की बात करूं, इसकी बात करूं, और इसकी बात करूं, और इसकी बात करूं, तो ये सारे के सारे केमिकल डिफरेंट एनवायरनमेंट में है। जैसे इस प्रोटॉन के अराउंड में इधर CH3 है, इधर CH है, तो इस ये वाला हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप होगा एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि इसके साइड में कुछ है ही नहीं, तो इसके ही साइड में CH2 है। तो इस टाइप से ये होते हैं केमिकली, जो इनका केमिकल एनवायरनमेंट है डिफरेंट होता है। इसको हम पूरा आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ यही समझते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स होंगे। तो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स होंगे तो उनके जो सराउंडिंग में जो डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, एक डिफरेंट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं, बी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लिखते हैं सिग्मा बी नोट से। तो जहां पे जो सिग्मा है वो मेरा फिर से वही है शील्डिंग कांस्टेंट, सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। शील्डिंग कांस्टेंट डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसी के अकॉर्डिंग मेरा सिग्मा आएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड माइनस जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है
वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नोट, और ये मेरा सिग्मा बी नोट। तो जो बी जो मेरा आएगा, जितना नेट मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो आएगा बी नोट 1 माइनस सिग्मा। तो ये मेरा बी की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो ये यहाँ से इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मीन्स कि जो शील्डिंग के कारण जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। और इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड किसको इफेक्ट करता है? डायरेक्ट लार्मोर फ्रीक्वेंसी को। लार्मोर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है बी नोट के ऊपर। लार्मोर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है गामा 2 पाई बी नोट। अब ये हमारा बी नोट नहीं रहा, क्योंकि जो डायरेक्ट जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लग रहा है वो बी नोट नहीं है, वो एक्चुअली है बी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने से क्या होगा? लार्मोर फ्रीक्वेंसी कम होगी, प्रिसीजन कम होगा, और प्रिसीजन कम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो सेम होगा, उतनी ही फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन होगा जितनी फ्रीक्वेंसी से ये प्रिसाइज करा है। मींस बी कम हुआ, लार्मोर फ्रीक्वेंसी कम हुई, और बी के साथ साथ लार्मोर फ्रीक्वेंसी भी कम हुई, और लार्मोर फ्रीक्वेंसी कम होने के साथ साथ क्या कम हो गया? जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीज होगी। ये सब डिक्रीज होंगे, ये सब डिक्रीज होंगे यहां से। तो ये हमारा हुआ। तो अब क्या होगा? डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे, तो मींस डिफरेंट प्रोटॉन है वो एक डिफरेंट सिग्नल देगा, डिफरेंट प्रोटॉन है वो एक डिफरेंट सिग्नल देगा। तो यही चीज है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो बात करते हैं हम सिंपल सी एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि क्लोरोइथेन नहीं क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन, ये दो कंपाउंड है, दो मॉलिक्यूल है, ये CH3Cl और ये CH3F। इन दोनों को अगर 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट किया जाए तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो आता है 70। ऑपरेट कर रहे हैं 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, और जो डिफरेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 72 हर्ट्ज। और 72 हर्ट्ज को अगर मैं मेगाहर्ट्ज के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो वो कितना आएगा? इसे अगर मैं 10⁶ से अगर डिवाइड करूं तो ये आएगा मेरा 72000, कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6, ओके, इतना मेगाहर्ट्ज, विच इज रिलेटिवली वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगी, बट क्या इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को, इतने स्मॉल नंबर को जहां पे हम ऑपरेट कर रहे हैं 60 मेगाहर्ट्ज को, तो वो थोड़ा ऑब्जर्व कर पाना डिफरेंट है। कि हम क्या कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी आई है वो इतनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आई है, तो क्या किया जा सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को अलग रिकॉर्ड किया जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी को अलग रिकॉर्ड किया जाए, स्टिल उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? काफी कम है। तो हम क्या करते हैं कि इनको अलग अलग रिकॉर्ड ना करके हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड कंपाउंड है वो लेके चलते हैं, एक रेफरेंस कंपाउंड लेके चलेंगे, और उस रेफरेंस कंपाउंड के कॉरस्पॉन्डिंग में हम देखेंगे कि जो ये डिफरेंट टाइप के जो प्रोटॉन्स है उनका जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा। मींस कि सिंगल फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व ना करके, रिकॉर्ड ना करके, डायरेक्ट क्या कर ले कि जो उनका डिफरेंस है वो रिकॉर्ड कर लिया जाए। ओके, सो जो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड जो कंपाउंड है, जो रेफरेंस कंपाउंड है, वो जो यूज किया जाता है वो हमारा होता है ट्राई मिथाइल सिलेन, TMS। और TMS क्यों यूज किया जाता है? जहां पे इसे सिलेक्ट, तो ऐसे अभी करंटली TMS जैसे कई और भी कंपाउंड है जिनको यूज किया जाता है, बट जब NMR को डिस्कवर किया गया था उसी टाइम से TMS को ही रेफरेंस कंपाउंड के तौर पे यूज किया जाता है।
तो यहाँ पे जो टीएमएस है वो हमारा ट्राई मिथाइल सीलेन है। इसके अंदर ये जितने भी मिथाइलेटेड प्रोटॉन्स है, मिथाइल प्रोटॉन्स है, ये सारे के सारे केमिकल इक्विवेलेंट है और ये हाईली सील्डेड है। तो इसे यूज करने का सबसे पहला रीजन क्या है, जो इसके जो प्रोटॉन्स है वो क्या है, हाईली सील्डेड है। और सेकंड क्या है कि जब हम रेफरेंस कंपाउंड यूज कर रहे हैं तो रेफरेंस कंपाउंड हम यूज करेंगे जिस कंपाउंड का हमें एनएमआर लेना है उसके साथ में। तो इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो डिसॉल्व किस में करेंगे, डिसॉल्व उसी सॉल्वेंट के अंदर करेंगे जिसके अंदर हमारा जो कंपाउंड है जिसका हमें एनएमआर चाहिए वो डिसॉल्व है। तो इसकी जो सोल्युबिलिटी पावर है वो भी ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी सोल्युबिलिटी है वो भी हाई है। दूसरी चीज, अगर हमें इसे हमारे कंपाउंड से अलग करना हो तो इजीली रिमूव भी हो जाना चाहिए। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट मेन हाईली सील्डेड है, दूसरा सोल्युबिलिटी भी इसकी हाई है, और तीसरा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी लो है। कई बार क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है कि टीएमएस को क्यों यूज किया जाता है, ये कई बार जैम के अंदर, गेट के अंदर, या यहाँ तक कि नेट के अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये इसी को यूज क्यों करते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन होता है, सबसे जो मेन रीजन होता है क्योंकि इसमें जो मिथाइलेटेड प्रोटॉन्स है वो क्या है, हाईली सील्डेड होते हैं, इसी रीजन से इसे यूज किया जाता है। अब एक चीज और कि इसी का जो सेम डेरिवेटिव है, एक और इसी का कार्बन कॉपी लिया जाए कि सिलिकॉन की जगह कार्बन अगर लगा दिया जाए तो ये सिमिलर टाइप की इसकी प्रॉपर्टीज होती है, बट स्टिल इसे यूज ना करके इसे यूज किया जाता है। इसका रीजन ये है कि अगर इसका हम सिर्फ प्रोटॉन एनएमआर यूज करते नहीं, हम यूज करते हैं साथ में 13C एनएमआर। मान लो इसका 13C एनएमआर लेना हो तो इसके अंदर कितने टाइप ऑफ कार्बन है, सिर्फ वन टाइप ऑफ कार्बन है। इसके अंदर कितने टाइप के कार्बन है, एक तो ये हो गया और सेकंड मेरा ये हो गया। तो इसमें टू टाइप ऑफ कार्बन हो गए, एक तो CH3 वाला कार्बन और दूसरा जो ये C कार्बन है। तो ये दो कार्बन की पीक देगा और ये देगा सिर्फ एक। तो दो कार्बन की पीक तो हमें नहीं चाहिए कि रेफरेंस तो हम एक ही लेके चलेंगे, तो इसी कारण इसे यूज किया जाता है, ना कि इसे यूज करते हैं। तो ये हो गया। तो अब हमने क्या कर लिया कि हमने एक टीएमएस ले लिया और टीएमएस के साथ हमारा कंपाउंड होगा, एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे हम इसे ऑपरेट कराते हैं। तो किस तरीके से हम इस यहाँ से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। कि मान लो 60 मेगाहर्ट्ज है, ये किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास ये टीएमएस है, वो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कोई भी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ये टीएमएस का जो एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमें यहाँ मिल रहा है 60 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पे हमारा कोई कंपाउंड है ए, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमारे कंपाउंड की आ रही है ए की। सो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स से दिस डिफरेंस इज 100 हर्ट्ज। ये जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 हर्ट्ज का डिफरेंस है। तो यहाँ से एक पैरामीटर डिफाइन किया जाता है जिसे हम डेल्टा लिखते हैं, और जो डेल्टा पैरामीटर है वो हमारा होता है कि जो हमारा कंपाउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, माइनस में जो टीएमएस की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो ये कंपाउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है एज कंपेयर टू टीएमएस, क्योंकि टीएमएस ज्यादा सील्डेड है। ज्यादा सील्डेड होने का मतलब क्या होगा कि B इज इक्वल टू जो हमने बी नोट सिग्मा बी नोट मीन सिग्मा की जो वैल्यू है ये ज्यादा होगी। तो सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी तो एग्जैक्ट जो B है वो हमारा कम आएगा। तो B कम आने से क्या होगा, जो लागू फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या आएगी, हमारी कम ही आएगी। तो ये वैल्यू ज्यादा मोस्ट ऑफ द केस में कम ही मिलती है। डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हमारी हर्ट्ज के अंदर होती है
और ये हमारी होती है मेगाहर्ट्ज के अंदर। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो डिफरेंस है दोनों का वो डिफरेंस लिखते हैं, और जो मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। अब मेगाहर्ट्ज को अगर मैं हर्ट्ज में कन्वर्ट करता हूँ, ये मेरा सिंपली बनता है 10⁶। तो हर्ट्ज से हर्ट्ज हमारा कैंसिल हो जाता है। तो ये जो 1/10⁶ बनता है ना, तो इसका सिंपली मतलब होता है कि ये क्या है, 10⁶ का मतलब होता है मिलियन, जिसे हम बोलते हैं ये मिलियंस में है। तो अगर इसे अगर हमें पार्ट्स पर मिलियन में अगर हमें कन्वर्ट करना हो, तो पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10⁶ से। तो उसके बाद डेल्टा की वैल्यू है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है पीपीएम के अंदर। तो ये डेल्टा की वैल्यू है वो आती है हमारी पीपीएम के अंदर। अगर सीधा देखना है तो ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर हमें पूरी यूनिट्स निकालनी है तो हम 10⁶ से डेल्टा की वैल्यू है वो हमारी रहेगी पीपीएम के अंदर। तो ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन। अगर इसकी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे टीएमएस का निकालना है, तो हमारा जो कंपाउंड है वो टीएमएस हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा, जो ये टीएमएस के लिए जो डेल्टा की वैल्यू है वो हमारी हमेशा रहेगी 0। ठीक है। और मेनली जो ये डेल्टा स्केल होता है वो 1 to 10 की रेंज में होता है कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स का जो डेल्टा वैल्यू है वो 1 से 10 की रेंज में हमें मिल जाता है, और कई बार ये हाई भी चला जाता है 11-12 के पास। सो डेल्टा का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, तो हमारे पास जो डेल्टा कैलकुलेशन का फॉर्मूला निकल के आता है कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज है, ये हर्ट्ज के अंदर है, और डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो हमारी किसके अंदर होनी चाहिए, मेगा हर्ट्ज के अंदर होनी चाहिए। अगर इसको अगर आप हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हो देन उस केस में हमें 10⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा पीपीएम के अंदर। तो ये हमारा डेल्टा हो गया। डेल्टा को हम लिखते हैं केमिकल शिफ्ट। तो ये हमारे पास बहुत बार इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि हमें डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी दिया होता है और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, तो वहां से हमें जो डेल्टा की वैल्यू है वो केमिकल शिफ्ट है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। अब यहाँ से टाउ स्केल, ये जो टाउ स्केल है इसके बारे में हम दो चीजें और देखते हैं। एक हम वर्ड यूज करते हैं शील्डेड एंड डीशील्डेड प्रोटॉन एंड डीशील्डेड, ये वर्ड्स यूज करते हैं। इनको मैं फिर से रिपीट करूंगा आगे नेक्स्ट, जहां पे हम डिफरेंट प्रोटॉन्स की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज को जहां पर डिस्कस करेंगे, वहां पे हम इसको डीशील्डेड और शील्डेड है इस वर्ड्स को यूज करेंगे। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ इस चीज को कि ये हमारा अगर डेल्टा स्केल है, ये टीएमएस है जिसकी वैल्यू काफी हाई होती है, जो पीक है वो काफी हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो हमारे पास 12 होते हैं, और 12 प्रोटॉन्स की जो पीक है वो काफी 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, तो एक जैसे प्रोटॉन्स है तो उनकी जो पीक है वो काफी हाई आती है, स्ट्रॉन्ग आती है पीक। तो इसके लिए डेल्टा की वैल्यू 0 है। तो डेल्टा से जितना हम इधर जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डीशील्डेड रीजन। तो डेल्टा के जितना हम नजदीक आएंगे उसे हम बोलते हैं शील्डेड रीजन। जो शील्डेड रीजन होता है यहाँ पे वो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करते हैं, सॉरी लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट, लो फ्रीक्वेंसी को ऑब्जॉर्व करेंगे, और ये वाले हैं ये एब्जॉर्व करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी को। हमारे पास ये फॉर्मूला है बी नोट माइनस सिग्मा पी नोट। सिग्मा जो हमारा होता है वो होता है शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट। तो ये सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, शील्डिंग ज्यादा है, मींस सिग्मा हाई मींस मोर शील्डेड। मोर शील्डेड का मतलब ये होगा कि जो बी की वैल्यू है वो क्या होगी, और स्मॉल होगी। अब ये जो टीएमएस है, टीएमएस भी क्या है हमारा हाईली शील्डेड है, तो मींस जो ये बी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, या फिर हम ये बोले
कि ये हाई शील्डेड है, तो हाई शील्डेड मतलब इसके इसके केस में जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी जो ऑपरेटिंग फील्ड जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी का होगा। तो अगर हमारे पास ज्यादा शील्डेड आएगा, हाईली शील्डेड मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से ही क्या आएगा, सिग्मा की वैल्यू है वो हाई आएगी, और सिग्मा की वैल्यू हाई आने से तो ये बी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बी की वैल्यू कम होने का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है वो कम एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि ये जो कंपाउंड है इसकी वैल्यू कम आ जाएगी। या फिर ये बोलेंगे कि कम होने का मतलब है ये क्या आता जाएगा, ये टीएमएस के नजदीक आता जाएगा, और जितना ये डिफरेंस कम होता जाएगा उतनी ही ये जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम इससे इधर आएंगे मीन्स कि कम डीशील्डेड है, कम डीशील्डेड का मतलब जो सिग्मा की वैल्यू है वो क्या होगी, लो होगी। और सिग्मा वैल्यू लो होने से क्या होगा, और सिग्मा की वैल्यू लो कब होगी, जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होने से सिग्मा की वैल्यू लो होगी, और सिग्मा की वैल्यू कम होने से मतलब ये बी की वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और बी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, लार्मर फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, हाई होगी। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, तो मींस जो डीशील्डेड रीजन हम बोलेंगे, तो डेल्टा वैल्यू ज्यादा मींस ये डीशील्डेड रीजन होगा, और डेल्टा वैल्यू कम का मतलब ये रीजन है वो क्या होगा, शील्डेड होगा, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो जिन भी कंपाउंड्स में जहां भी हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई मिलेगी उस केस में जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जहां पे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज और मैं इस फॉर्मूला के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेंगे तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो चेंज होगा, तो डेल्टा की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। मीन्स ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये पॉइंट, कि अगर मैं इसको ये लिखूं कि अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे हम, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब है अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगा, बट जो डेल्टा वैल्यू है वो सेम रहेगी। मीन्स कि अगर मेरा 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अगर कोई डेल्टा वैल्यू 2.0 ppm आ रही है, तो 100 मेगाहर्ट्ज पर भी मुझे वो डेल्टा की वैल्यू 2.0 ppm मिलेगी, और 200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर भी ये वैल्यू मुझे 2 ppm ही मिलेगी। ये चेंज नहीं होगी, तो चेंज होगा वो होगा हमारा जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है, ये फैक्टर और ये फैक्टर हम चेंज कर ही रहे हैं, ये चेंज होगा, पर जो ओवरऑल आंसर है वो हमारा सेम रहेगा। ये चीज को हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है कि जहां पे एक प्रोटॉन सिग्नल्स दे रहा है 139.2 हर्ट्ज के ऊपर डाउनफील्ड फ्रॉम, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, डाउनफील्ड फ्रॉम टीएमएस। डाउनफील्ड फ्रॉम टीएमएस का मतलब है कि ये अगर टीएमएस है हमारा, यहाँ पे अगर इसकी एब्जॉर्प्शन आ रही है तो इसके डाउनफील्ड का मतलब इस साइड होगा, ये अपफील्ड इस साइड की तरफ होता है और डाउनफील्ड है वो इसके लेफ्ट साइड की तरफ होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये अपफील्ड होगा जितना इसके इस तरफ जाएंगे, और इस तरफ ये हमारा होता है डाउनफील्ड। मीन्स कि ये इससे इस साइड आएगा, कि यहाँ पे अगर हमारा ये डाउनफील्ड की तरफ आएगा, इस साइड आएगा, तो यहाँ पे अगर ये टीएमएस है, यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, डाउनफील्ड का मतलब है कि दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 139.2 हर्ट्ज है 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। व्हाट वुड बी द सिग्नल एट 100 मेगाहर्ट्ज, कि 100 मेगाहर्ट्ज के ऊपर सिग्नल कहाँ आएगा। तो ये चीज देखने के लिए, ये निकालने के लिए हमें एक कंसेप्ट याद है कि ओमेगा होता है वो हमारा होता है गामा अपॉन 2 पाई बी नॉट, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है
तो लार्मो फ्रीक्वेंसी है जिसे हम पहले में लिख के आ रहे थे, अभी भी कोई लिखूंगा मैं, चेंज नहीं दूंगा। तो गामा अपॉन 2 पाई बी नोट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करते हैं 2 पाई B1, अगर B1 के कोरेस्पॉन्डिंग में P आ रहा है तो B2 के कोरेस्पॉन्डिंग में अगर ये चीज आएगी, तो इसमें क्या होता है, अगर हम रेशियो देखें ना, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो सेम रहेगा जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो, या फिर मैं ये बोलूं जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है वो वही आएगा जो हमारा यहाँ पे जो B1 और B2 का रेशियो है। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ यहाँ से, तो हमारी ये चीजें दोनों की दोनों कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से हमारा क्या आता है कि दोनों फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है वो वही आता है जो उनके मैग्नेटिक फील्ड्स का रेशियो आता है। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी एक अगर क्वांटिटी निकालनी हो, लेट्स से कि मुझे ये निकालना है V1 निकालना है मुझे, तो म्यू वन निकालना है। म्यू वन अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, ये V1 बाई V2 और ये इसका यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये इस साइड चला जाएगा, तो बाकी दोनों क्वांटिटी जब दूसरी साइड आएगी ये हमारा होगा B2 अपॉन B1। तो इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा थोड़ा ऐसे टाइप का, यहाँ पे हमारा ऐसे टाइप का कंसेप्ट है वो यूज हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम ये बोले कि 60 मेगाहर्ट्ज पे अगर ये 139.2 हर्ट्ज अगर डिफरेंस दे रहा है, तो 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ये कितना देगा, 139.2 बाय 60 हर्ट्ज का। तो अगर मुझे 100 पे निकालना हो तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 139.2 60 इंटू में 100। ठीक है, तो ये जो आएगा हमारा, ये वैल्यू आती है 232 हर्ट्ज, अराउंड ऑफ इतनी ही आएगी ये वैल्यू। तो 100 मेगाहर्ट्ज पे अगर ये कैलकुलेट करना है तो कि 60 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज पे इतनी है, तो अगर 1 पे निकालनी तो इस साइड आके डिवाइड हो जाए, तो 100 में से निकालनी हो तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू आती है हमारी 232। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो हमारा चेंज होता है। अब हम ये देखते हैं क्या डेल्टा वैल्यू चेंज होगी। चलो डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। तो 60 मेगाहर्ट्ज पे डेल्टा 1 मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो 61 मेगाहर्ट्ज पे डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी, वो आएगी 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है हमारा 39.2 और जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 60 मेगाहर्ट्ज। ये मैंने बताया था कि अगर हम ये अपना हर्ट्ज में और ये मेगाहर्ट्ज में, तो हम दोनों को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा डायरेक्ट पीपीएम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी इतनी ही आएगी, लगभग 2.32 पीपीआर। और डेल्टा 2 देखते हैं, डेल्टा 2 जब हमने इसको 100 कर दिया, तो 100 करने में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो कितना गया, 232। तो अब हमारा ये आंसर है, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 232 और डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से जो आंसर आता है वो हमारा आएगा 2.32 पीपीआर। सो मीन्स कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो डिफरेंस है वो चेंज होगा, पर डेल्टा की वैल्यू है वो दोनों की दोनों हमारी सेम रहेगी। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। कैसे टाइप के क्वेश्चन मेनली जैम के अंदर आते हैं, कई बार गेट नेट के अंदर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें सिर्फ अगर ये इतनी चीज याद है कि मेगाहर्ट्ज जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कर दो, पर डेल्टा की वैल्यू चेंज नहीं आता, तो हम डायरेक्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा कि पहले हम जो इसके ऊपर दिया गया है वहां से हम डेल्टा की वैल्यू यूज करके डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस यूज करके दोबारा से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। 2 स्टेप ये करेंगे, फिर तीसरे स्टेप में हम डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में जाके हम ये देखेंगे जो आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो ये
हम डायरेक्ट हमें याद रखना चाहिए। कई बार इक्वेशन आता है स्पेशली जेम के एग्जाम के अंदर, तो बहुत बार इक्वेशन आता है ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट। अभी हमने ये देखा कि केमिकल शिफ्ट में ये देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और डिफरेंट सिग्नल देंगे। अगर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है जिनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो वो 5 सिग्नल देंगे। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि एनएमआर के थ्रू सिर्फ टाइप्स ऑफ प्रोटॉन ही नहीं देखते हम एक पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक टाइप के वो कितने प्रोटॉन्स अवेलेबल है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो उसके लिए हम जो एरिया अंडर द पीक आता है, जो एनएमआर की जो पीक आती है वो कैसे आती है और उसके अंदर का जो एरिया होता है उसको यूज करके किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।